रामपुर सहसवान घराना जो कि मेरा घराना है वो ख्याल गायकी का घराना है। शायद पूरे सभी घरानों की लिस्ट अगर आप निकालेंगे सबसे ज्यादा पद्मा अवार्ड जो है वो हमारे घराने में है। पीपल आर अवेयर इफ गुलाम हसन खान इज परफॉर्मिंग समवेयर देन ही विल बी परफॉर्मिंग क्लासिकल ओनली। आई वांट दैट टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन वेयर यू नो अगर जो मैंने गंधार से पंचम में गया हूं तो वो जो गंधार से पंचम की जो इंटेंसिटी और वो जो मूड है वो सामने वाला क्लियर नहीं निकाल ले। दादा ने बोला कि नहीं चलिए बेटा आपको गाना है। अब वो दिन आ गया कि अब आपका टेस्ट है। तो 11 साल की उम्र में मैंने पहली परफॉर्मेंस दी अपनी। आजकल क्या डिस्ट्रैक्शन है, साल लग रहा है और मोबाइल चल रहा है। 10 साल लग जाते हैं यही समझने में कि आप कितना राग गा लेंगे। सिंसियरिटी स्टेज पे पता चलती है। रियाज शुड बी लाइक जैसे आपको भूख लग रही है, जैसे आपको प्यास लग रही है। होली, दिवाली, ईद, बकरा ईद, ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो मेरे घर में शुरुआत से ही मनाए गए। दादा गए बाहर, सफ़ेद कुर्ता पजामा, मुझे याद है कि मार्च में सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के खान साहब निकलते थे और सामने होली मिलन होता था। और ऐसी दिवाली पे भी मिठाइयाँ आती हैं, सोन पापड़ी। गुरु शिष्य परंपरा को लोग हलवा समझते हैं। तकरीबन गुरु को कपड़ों की तरह पहन लेते हैं। आज ये उतारा, ये पहना, ये उतारा, ये पहना। सारे गामा पादा नीसा लगाते हुए कसम खुदा की मैंने अपने पापा को देखा है इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बावजूद भी आज भी सारे गामा का पलटा लगाते हैं। अपने देश के राष्ट्रपति के सामने परफॉर्म करना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने 2007 में बुलाया था। आज का डाइवर्स डायलॉग्स खास है। आज बात होगी हिंदुस्तानी संगीत की, हिंदुस्तानी संगीत के वाहक की, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विरासत को जीने वाले, रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक रखने वाले उस कलाकार की जो सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि अपनी परंपरा के संरक्षक भी है। उनकी कहानी सिर्फ राग और ताल तक सीमित नहीं बल्कि समर्पण, जुनून और संगीत से जुड़ी एक गहरी विरासत की मिसाल है। उनके घर में सुर और ताल की भक्ति ही नहीं बल्कि एकता और परंपरा की सीख भी है। आज के इस डाइवर्स डायलॉग्स पॉडकास्ट में हम आपको मिलवाएंगे गुलाम हसन खान से, जो न सिर्फ हिंदुस्तानी संगीत की धरोहर को संजो रहे हैं बल्कि नई पीढ़ी तक इसे पहुंचा भी रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इस अनमोल विरासत के वाहक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट गुलाम हसन खान से। गुलाम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि संगीत से जो भक्ति का आपका सफर जो शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस पे इनवाइट किया मुझको और बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो तालीम तो मेरी 4 साल की उम्र से शुरू हो गई थी, जब मैं सही से बोल भी नहीं पाता था। और मेरे पापा यानी उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहब से मैंने सबसे पहले शिक्षा हासिल करी और उन्होंने ही मुझको इस शास्त्रीय संगीत की दुनिया से जो है वो रूबरू कराया। और शुरुआत में उन्होंने कुछ बंदिशें मुझे सिखाई। फिर क्योंकि उनका करियर उस टाइम पे और आज भी जो है वो काफ़ी बिजी रहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि मेरे दादा यानी उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब, पद्मश्री अवार्डी, उनसे मैंने फिर अपनी आगे की और मेन शिक्षा हासिल करी। तो पापा ने ही बोला कि आप बेटा उनसे जाके सीखिए, और मेरे दादाजी से रिक्वेस्ट करी कि इसको आप गंडा बांधेंगे और सिलसिलेवार तालीम शुरू करेंगे। तो ये सफ़र है, मतलब 4 साल की उम्र से मैंने सांगीतिक तालीम शुरू करी। तो जब आपने 4 साल की उम्र में शुरू किया तो उस समय होता है ना कि 4 साल का जो बच्चा होता है वो एक मिट्टी की तरह होता है, चिकनी मिट्टी की तरह, तो उसको जिस तरह से शेप दोगे वैसे। तो कैसे आपकी फैमिली का इन्फ्लुएंस रहा आपको एक शेप देने में? देखिए, ये कहावत कहाँ तक सच है ये तो मुझे नहीं मालूम, बट ऐसा होता है कि कभी कभी जब माँ गर्भवती होती है तो बोला जाता है कि कुछ उपशब्द ना बोले या उसको अच्छा म्यूज़िक सुनाए। तो ऐसा कहते हैं और ऐसा शायद होगा भी कि
देखिए कोई भी इंसान या कोई भी शख्स जो है वो गाता बजाता पैदा नहीं होता, लेकिन जिस तरीके के माहौल में लेडीज़ रहती हैं, तो उस ज़माने में मम्मी का के आसपास का माहौल सांगीतिक था बहुत। तो वहाँ से ही समझ लीजिए कि चीज़ें शायद कान में पड़ी होंगी। और जब मैं छोटा सा, जब मैं बोल भी नहीं पाता था, तो मेरे हिसाब से तभी से कानों में सारंगी और तबला, तानपुरा, इन सब की जो है आवाज़ें और गायकी की आवाज़ें जो हैं कान में पड़ी। और एक टाइम ऐसा था, क्योंकि पापा, मैं उस ज़माने में 2.5 साल का था जब मैं सिंगापुर चला गया था। पापा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो थे वो सिंगापुर में रहे कुछ गाने के लिए, गज़ल। तो उस टाइम पे पापा मुझको घुमाते फिराते थे, लेकिन मेरे कानों में कुछ ना कुछ गाते रहते थे। तो उससे शायद थोड़ा इंडल्जमेंट जो है वो और ज़्यादा हो गया शास्त्रीय संगीत की तरफ, गज़ल गायकी की तरफ। हालांकि मैं गज़ल गायकी नहीं गाता हूँ, थोड़ी मुश्किल लगती है मुझको, और जिस तरीके की मेरी आवाज़ है, तो अभी मैं उस तरफ, वो एक अलग पार्ट है, वो म्यूज़िक का एक ऐसा अलग एस्पेक्ट है जिसमें वो अलग ही कुछ उसमें रूह चाहिए। लेकिन मेरी थोड़ी शास्त्रीय संगीत की जो है वो ट्रेनिंग रही, और गज़लें मैंने सीखी, बट मेन फोकस मेरा क्लासिकल म्यूज़िक पे रहा। तो सांगीतिक माहौल तो घर में शुरुआत से ही था। तबला, हारमोनियम, सारंगी बज रही है। हमारे दादा जब रियाज़ करते थे तो हम गाते हुए देखते थे, तो थोड़ा थोड़ा कुछ हल्का हल्का धुंधला याद है कि जब दादा गाते थे तो कैसे गाते थे, पापा गाते थे तो कैसे गाते थे। तो वो शायद मैंने अपनी नज़रों से और कानों से सुना, तो अभी आपने यहाँ पे जिक्र किया जो गायन शैली होती है उसका, जी। तो आपकी जो गायन शैली है उसके बारे में आप बताएं। मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने जो है अपने दादा पद्मश्री उस्ताद ग़ुलाम सादिक ख़ान साहब से तालीम ली, और ग़ुलाम अब्बास ख़ान साहब मेरे वालिद से मैंने तालीम हासिल करी। और रामपुर सहसवान घराना जो कि मेरा घराना है, वो ख़याल गायकी का घराना है। और इस घराने की जो स्थापना करी या शुरुआत करी, जैसे हम कहेंगे, तो वो उस्ताद इनायत हुसैन खां साहब ने करी थी। तो सिलसिलेवार तालीम चली घराने में, बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर एक तरीके का प्रेशर है, जिम्मेदारी है कि उस चीज़ को आगे, उस सिलसिलेवार तालीम को और घराने की गायकी को जो है वो आगे लेकर जाना है। तो हमारा ख़याल गायकी का घराना है, और जैसे जो सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन गायकी है वो है ध्रुपद गायकी और धमार। बट ख़याल, क्योंकि मियां तानसेन ने इस गायन शैली की शुरुआत करी, जैसे हमने पढ़ाई में पढ़ा है, तो ख़याल गायकी आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोग उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक ज़माने में हमें ये लगता था कि शायद ख़याल गायकी या कोई भी शास्त्रीय संगीत गायन की जो शैलियाँ हैं वो लुप्त हो जाएंगी वक्त आते आते। बट फॉर्चुनेटली ऐसा है कि लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड संगीत से ज़्यादा आजकल लोग जो है वो ख़याल गायकी के ऊपर ज़्यादा, और ध्रुपद गायन या गज़ल गायकी के ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल चीज़ें जो है वो बन पड़ी हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ख़याल गायकी का घराना है, इन शॉर्ट ख़याल गायकी का घराना है। तो जैसे भी आपने बताया कि लोग अब यंगस्टर भी इसकी तरफ आ रहे हैं, और जी। खुद आप भी एकेडमी चलाते हैं जी जहाँ पे आप यंगस्टर्स को सिखाते हैं, जी। तो उसके बारे में बताएं। और जब आपने सीखा 4 साल की उम्र में, हम्म। और आज जब आप बच्चों को सिखाते हैं, तो क्या आप देखते हैं कि क्या कुछ अलग है, क्या कुछ नया है? आप जो है बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा आपने। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझमें ना एक बच्चे का एक हमेशा से एक सपना होता है कि या तो आप लोग सब रिलेट करेंगे कि शायद जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं या लड़के हैं, तो हमेशा वो सोचते हैं कि यार हम पायलट बनेंगे, राइट। मुझको एविएशन का बहुत शौक रहा है बचपन से, प्लेन्स का, कार्स का, गाड़ियों का। बट वो सिर्फ देखने का ही शौक है, उतना ऊपर वाले ने शायद दिमाग सिर्फ इसी में दिया कि थोड़ा गा बजा लो। बट एविएशन का बहुत शौक था, तो मुझे लगता था कि मैं पायलट बन जाऊंगा।
और फिर जब गाड़ियों का हुआ तो मुझे लगा मैं शायद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जाऊंगा या गाड़ियां बनाऊंगा, मगर ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि इतना दिमाग शुरुआत से कभी था ही नहीं और वो सब गाने में ही रहा। तो मैं ये पापा हमेशा कहते थे कि बेटा मैंने जो स्ट्रगल किया है, आज भी कहते हैं, वो तो खुदा उन्हें सलामत रखे, वो आज भी यही कहते हैं कि बेटा जितना मैं स्ट्रगल मैंने अपनी लाइफ में किया है गायकी के लिए, गाना बजाना आगे करने के लिए, मैं चाहता हूं तुम उतना नहीं करो। बट क्योंकि एक दिमाग में एक फितूर है कि नहीं अब तो शास्त्रीय संगीत ही करना है, और अब इतना आगे बढ़ चुके हैं कि मतलब ये तो पूरी जिंदगी भर की जर्नी है, बट थोड़ा इतना मतलब हो चुका है हिसाब किताब कि अब कमाई रोजगार जो है, रोजी रोटी घर की इसी से चल रही है। और तो जो मैंने देखा, अब जैसे मैं बात करता हूँ एकेडमी की, एकेडमियाँ तो देखिए बहुत सारी हैं। मैं सिर्फ देखिए क्या है कि मैं अपनी वाइफ के बारे में बताऊं, शिवानी, तो मैंने और शिवानी ने 2015 में जो है वो गाना सिखाना प्रॉपर शुरू किया। और इसकी क्योंकि शिवानी किसी दूसरे घराने से आती है, किसी दूसरे बैकग्राउंड से आती है, उन्होंने पंडित भोलानाथ मिश्रा जी से, जो कि उनके गुरु हैं, उनसे तालीम, उन्होंने शिक्षा हासिल करी। शिवानी जब मिली मुझको तो कभी कुछ ऐसा प्लान नहीं था, अब सिर्फ इतना प्लान था कि भाई बस सिर्फ कॉन्सर्ट करना है। बट ऑब्वियसली क्योंकि जिंदगी की प्लानिंग करनी पड़ती है इंसान को कि नहीं आगे जाके हमारे कुछ और भी गोल्स हैं, अपने ड्रीम्स हैं, तो उनका सिर्फ ये कहना था कि क्योंकि देखिए वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं जहाँ पे उनके वालिद जो हैं वो एनटीपीसी में थे, अभी रिटायर हो गए मेरे ससुर जी। अच्छा। और बहुत ही मेहनती थे, तो उनके घर में कोई मतलब संगीत का माहौल नहीं था, वो सिर्फ अकेली थी, अकेली हैं अभी भी जो मतलब संगीत कर रही हैं। और वो एक एक बहुत ही उनका समझ लीजिए कि क्या कहेंगे कि काफ़ी मुश्किल होता है अगर एक संगीतकार होता है। हालांकि उनकी फैमिली में सब लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया है क्योंकि वो अभी मेहनत कर रही हैं, पीएचडी कर रही हैं। बट क्या होता है कि घर चलाना जो होता है ना शास्त्रीय संगीत गायक के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम ऐसे शोज नहीं करते जैसे बैंड्स के हो गए। वंस अपॉन अ टाइम आई यूज्ड टू सिंग इन अ बैंड ऑल्सो। मेरे बैंड का नाम परहित था और वो मैंने खुद ने बनाया था, और ड्रमर की मदद से हम दो दोस्त थे, उन्होंने काफ़ी 3 साल मशक्क़त करी उसको चलाने की, लेकिन कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया। बट तब तक शिवानी आई, दादा की तबीयत खराब हुई और वो चल बसे। और क्योंकि ये सिर्फ शिवानी ही जानती हैं कि किस तरीके से 50 चीज़ें आगे आई। और फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं अब यार हमें ना सिखाना भी चाहिए, क्योंकि कल को अगर ट्यूशनों पे रहेंगे तो ही रोजगार आएगा। क्योंकि अभी शास्त्रीय संगीत का तो ये हशर है कि बड़े बड़े इवेंट्स में या तो खुद इंसान पैसा देके परफॉर्म कर रहा है, हालात ऐसे हैं कुछ, वरना ये है कि अगर किसी संस्था ने बुला भी दिया तो 15-20 हजार रुपए से ज्यादा कोई दे नहीं पाता। ये इशू है पर कॉन्सर्ट का, मैं बता रहा हूं आपको। और उसमें भी कभी कभार ये टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं कि चलिए आपको हम बुला लेते हैं और इतने इतने पैसे में जो है हम अकम्पनिस्ट भी आपको खुद ही करने पड़ेंगे। सो ये थोड़ा एक मेजर इशू रहता है शास्त्रीय संगीत के लिए। तो मेरा यहाँ पे एक और सवाल है, जैसे अभी आपने बोला 15 to 20,000, तो ये पूरी टीम का होता है? पूरी टीम का होता है कभी कदार, ऐसा मतलब प्रोमिनेंटली अब ऐसा नहीं है कि क्योंकि देखिए संस्थाएं और संस्थाओं को भी ये पता है, ऐसा है ना कि ये गिव एंड टेक वाली बात है। संस्थाएं कहती हैं कि यार अच्छा गा रहे हो तो चलो आ जाओ, हमें अच्छा लगेगा आपको, वो इज्जत और वो मोहब्बत तो रहती है। बट उनका भी जो बैकएंड से जो उनके पास जो अलाउंस है वो भी केवल इतनी ही है कि थोड़ा थोड़ा हो जाए और उसी में ही सब कुछ हो जाए। तो ऑब्वियसली आपको पता है महंगाई का ज़माना है, घर रोजी रोटी तो चलनी नहीं है इस चीज़ से, तो ट्यूशन्स आती हैं तो उससे वो भी इक्का दुक्का ट्यूशन्स, ऐसा नहीं कि मतलब भरा पड़ा है, मतलब पूरा कि आ रहे हैं 1500 और एकेडमी चल रही। एकेडमी तो मतलब देखिए उसको कुछ ना कुछ, क्योंकि आजकल ये भी एक ड्रॉबैक है कि जैसे स्टार्टअप्स हैं, राइट, उनको भी ये मशक्कत झेलनी पड़ती है कि जब तक कुछ प्रॉपर ऑफिस नहीं होगा तो लोग आएंगे नहीं, राइट। और ऐसी ही ये है कि कुछ लोग कहते थे अच्छा आप होम ट्यूशंस लेते हो, तो या तो इंसान हमको सीधा बोल देता है कि या तो आप एक ट्यूशन टीचर हो, चलो हमारे घर पे आके सिखा दो,
ट्यूशन टीचर, हम जब मैथ्स और ईवीएस पढ़ते थे तो हमारे लिए एक अलग से ट्यूटर आता था पढ़ाने, राइट। अभी क्या है कि अगर वो बोलते हैं, अगर मैं बताता हूँ कि हमारी होम ट्यूशंस हैं या गायकी हम सिखाते हैं घर पे, तो कई तरह के लोग होते हैं जो अवेयर होते हैं, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस दैट हाँ यार गुरु शिष्य परंपरा है, तो गुरु शिष्य परंपरा में तो उनको पता है कि नहीं जी गुरु जी के घर पे जाके सीखना पड़ेगा, राइट। बट देर आर सम सॉर्ट ऑफ पीपल वेयर यू नो दे यू नो लैक होता है उनमें कुछ, कि वो समझ नहीं पाते, उनकी गलती नहीं होती है, क्योंकि वो कहते हैं हाँ जी सर आइए, और आप कितना चार्ज, कुछ लोग चार्ज सुन के भी कह देते हैं कि अरे नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, एक्सपेंसिव है, तो ये थोड़ा इशू है। और रोजी रोटी चलाना जो है वो हैंड टू माउथ ही रहता है शास्त्रीय संगीत गायक के लिए, सारी गायकियों के लिए नहीं बोल सकता मैं, बट शास्त्रीय संगीत के जितने भी गवैये हैं, इनफैक्ट गजल के भी जितने भी गायक हैं, अब शिवानी ही है समझ लीजिए, तो जब तक उनकी एक पुख्ता जॉब नहीं लगती, उन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला कि नहीं यार तुम अब जो है वो तुम फुल फ्लेज जो है वो क्लासिकल म्यूजिक गाओ, तुम यहाँ पे कमा लो, मैं जो हूँ वो किसी जगह पे प्रोफेसरशिप में प्रोफेसर बन के या असिस्टेंट प्रोफेसर बन के कुछ कर लूंगी। शी इज योर बैकबोन। डेफिनेटली। ओके, सो मैं यहाँ पे अब जिस आपने अपनी वाइफ शिवानी का जिक्र किया है, तो जी। आपसे पर्सनल सवाल मेरा, जी, जी, कैसे आपकी उनसे मुलाकात हुई? मेरी उनसे मुलाकात दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई थी सन 2015 में, और मुलाकात होती गई, सिलसिला बनता गया, और सिंसियर थी वो काफ़ी, और अभी भी माशाल्लाह से पूरा घर देखती हैं, मम्मी को, मुझको, पापा को, तो अच्छा ही है। और 2015 में मुलाकात हुई, और ये कुछ गा रही थी, एक कंपटीशन में इन्होंने पार्ट लिया था उस टाइम पे, तो कुछ गज़ल वगैरह गा रही थी, और मैं कैंटीन में था फैकल्टी की, म्यूजिक फैकल्टी ऑफ म्यूजिक से मैं पास आउट हुआ, और वो भी मेरी सीनियर थी बाय द वे वो। तो वो एमएमई थी और मैं जो था वो बीए के थर्ड ईयर में था, लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में। तो मैं आया, इनको मिला, बैठी थी कैंटीन में, मैंने बोला आप भी गाती हैं? जी हाँ मैं भी गाती हूँ। तो क्या गाती हैं आप? तो बड़ी उन्होंने बोला मैं जो गाती हूँ अपना गाती हूँ। तो मैंने बोला अच्छा आप गज़ल गाती हैं? कि तो उसने गुनगुनाया, मैंने बोला क्या बात है, वाह बहुत अच्छा। तो उसने मुझे बोला कि आपके बारे में तो आपके दोस्त बताते हैं काफ़ी कि आप क्लासिकल गाते। मैंने बोला जी हाँ बस कोशिश है, गा रहा हूँ। मैंने बोला बड़ी उच्च कोटि की गायकी है क्या? तो उसने वो शब्द पकड़ लिया उच्च कोटि का करके और फिर उनका एक परफॉर्मेंस था, मुझे लगा चलो कुछ है, बहुत से हैं हम लोग, सब कॉम्पिटिटिव जमाना है, कोई किसी को बख्शता नहीं है। मैंने बोला गाती होंगी यार, कुछ ऐसी ही होगा, एटीट्यूड है, थोड़ा अकड़ है भाई, बट ठीक है। जब भी उन्होंने गाया और मैं तो मज़ा आ गया, मतलब सुन के क्या बात है, क्योंकि मेहदी हसन साहब की बहुत बड़ी फ़ैन है, और कुछ उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, वो कुछ रेयर गज़लें सुनती है। जैसे एक हो गया ना कि सब लोगों को पसंद है रंजिशी सही, या हंगामा है क्यों बर्फा गुलाम अली खान साहब की, ये सब उस चीज़ से वो कुछ ऐसी चीज़ें उठाती है जो कभी ना किसी ने सुनी होती है, और ना मैंने कभी सुना, क्योंकि पापा का ऐसा है, पापा गज़ल गायक है, और पापा इतने ब्रिलियंट हैं कुछ चीज़ों में कि वो अपनी ही गज़लें बना के गाते हैं, अपनी धुन बनाएंगे, अपनी ही कॉम्पोजिशन होगी, उनके लफ्ज़ भी जो उनके बोल लिखे होंगे, शायरी जो होगी वो खुद उनकी होगी। तो मेरे घर में तो ऐसा माहौल था कि नहीं मेरे बाप ही इतना बड़ा गायक है भैया, वो गाते थे। बट शिवानी, मैंने बोला यार तुम किसकी, तो उन्होंने बताया कि मेहदी हसन साहब की है गज़ल, जहाँ तक मुझे याद है, धुंधला धुंधला। तो मैंने बोला नहीं यार मैंने कभी गज़ल सुनी तो नहीं, लेकिन यू वर आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा गाया, फर्स्ट आई थी उस टाइम पे वो। तो वो सब मैंने उसको मुंह ज़बानी तो नहीं बोला, घर पे आके बोला, क्योंकि मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं किसी से मुंह ज़बानी बोल दूं। तो फिर ऐसी बात हुई उसी दिन, तो मेरे दोस्ती हो गई, और दोस्ती से फिर शादी को कितने साल हो गए आपकी? माशाल्लाह से 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। टचवुड। जैसे आपकी अगर मैं पहली परफॉर्मेंस की बात करूं, पब्लिक परफॉर्मेंस की, तो वो कौन सी थी और क्या उस समय आपके जहन में था?
पब्लिक परफॉर्मेंस जो बिल्कुल ऑफिशियल पब्लिक परफॉर्मेंस थी वाज इन 2006। और मेरे दादा की एक शागिर्दा थी, अभी भी हमसे राब्ता है उनका। उनका नाम है नुपुर सेन गुप्ता। दादा की बहुत ही प्रिय शागिर्द थी, बहुत। तो उन्होंने एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया था अपनी, एक उनका एक संस्था है पूर्वी म्यूजिक फाउंडेशन, तो उसकी एनुअल कॉन्फ्रेंस होती थी, अभी भी होती है इनफैक्ट। तो उसमें उन्होंने बोला कि खान साहब आप तो गाएंगे, मैं जानी मेरे दादाजी को, गुरुजी आप तो गाएंगे, बट साथ ही साथ मैं चाहती हूँ कि आपका ग्रैंडसन भी जो है उस चीज़ में पार्टिसिपेट करे। तो दादा ने बोला अच्छा ठीक है बिल्कुल। और उस समय मेरी तालीम राग हमीर पे चल रही थी। तो मैंने बहुत ही, दादा ने बोला कि नहीं चलिए बेटा आपको गाना है। अब वो दिन आ गया है कि अब आपका टेस्ट है। मैंने बोला कैसा टेस्ट? कि वो आपको एक, अब आपको जो है गुनगुनाना है स्थाई अंतरा गाना, और कुछ ताने हैं रटी हुई, जो बंधी हुई ताने हैं वो गा लेना, और देखो कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मुझे अभी भी याद है कि जब वो स्टेज पे होते थे देखिए अमूमन ऐसा होता है, मैंने अपना सोलो परफॉर्मेंस सब बड़े बड़े कलाकारों के साथ दिया। यानी तबले पे उस ज़माने में पंडित सुभाष निर्वाण जी थे मेरे साथ, और हारमोनियम पे पद्मश्री उस्ताद महमूद धौलपुरी जी थे हारमोनियम पे। तो बहुत सपोर्ट मिला बड़े बुजुर्गों का। तो पहली परफॉर्मेंस थी उसमें तो नर्वस, अब वो तो मुझे याद नहीं, उस टाइम पे इतना दिमाग भी नहीं था। तकरीबन मैं 11 साल का था, 12 साल का जब मैंने वो 11 साल का हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट। तो 11 साल की उम्र में मैंने पहली परफॉर्मेंस दी अपनी, और राग हमीर जैसे मैंने बताया आपको गाया। तो दादा पीछे से पीठ थपथपा रहे थे जब भी मैं पूरे टाइम परफॉर्म कर रहा था, तो वो पीछे से पीठ थपथपा के कह रहे थे नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो एक टाइम को भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि शायद मैं अकेला हूँ या अब तो करना ही है। पूरी ऑडियंस भरी बैठी, तो ऑडियंस में भी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे, जैसे पंडित LK पंडित जी थे, और उस टाइम पे पंडित भजन सोपोरी जी भी थे उस प्रोग्राम में, राजेंद्र प्रसन्ना जी भी थे, बहुत बड़े बड़े कलाकार, जो यानी आप समझ लीजिए कि पूरी क्रीम बैठी थी, ऑडियंस थी बड़े बड़े उस्तादों की। तो उनके सामने मैंने परफॉर्म किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस था उस टाइम पे, जहाँ तक मुझे याद है। उसकी वीडियो भी है, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। जी जी। जैसे रामपुर सहसवान जो आपका घराना है, तो उसकी जो जड़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक से। जी। तो अब आप इसको किस तरह से देखते हैं कि इस परंपरा को आप आगे तक ले जाएं? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक जिम्मेदारी है। बचपन में एक जैसे एक बात होती है ना कि भाई जितनी जितनी क्लासेस बढ़ती चली जाती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टैंडर्ड, सिक्स्थ, उतना उतना जो है बस्ते का जो बोझ है, वज़न जो है वो बढ़ता चला जाता है। पढ़ाई जो है वो महंगी होती चली जाती है, और दिमाग और लगना शुरू हो जाता है। सिलसिलेवार तालीम का भी यही एक स्ट्रक्चर है मेरे हिसाब से। जितनी ऑडियंस मुझे देखेगी या जितने आजकल के बच्चे देखेंगे या यंगस्टर्स देखेंगे, उनमें एक भावना हो गई है, एक सोच बन गई है, एक विचार बन गया है कि यमन है, भोपाली है, ये बेसिक राग है। ऐसा नहीं है, हर राग जो है अपने में खूबसूरत है। संगीत में जब से सिलेबस आया है तब से चीज़ें जो हैं वो बिगड़ गई हैं। लोगों को लगता है कि दरबारी एक बहुत ही मतलब है ऐसा, क्योंकि जो दरबारी है, अडाना है, बड़े बड़े राग हैं, ये तालीम से ही आते हैं। बट एक पैरामीटर जो है ना सेट किया हुआ है कि हाँ ये 6th ईयर का राग है, वो शायद मुझे कहीं तक लगता है कि वो गलत है। अब हाँ ऑब्वियसली उसका विभाजन या उसका वर्गीकरण जो किया हुआ है रागों का, वो इस हिसाब से किया हुआ है कि हाँ भाई दरबारी थोड़ा सख्त राग है या पूरी धनाश्री थोड़ा सख्त राग है, तो उसको उस कैटेगरी में डालो कि वो 6th ईयर में आएगा। तो एक वही बात हो गई ना कि बोझ बढ़ रहा है, बोझ नहीं है। और जब इंसान तालीम लेता है तो उसके ऊपर तो डेफिनेटली जिम्मेदारी आती है करने की। तो रामपुर से जो आपका क्वेश्चन था,
वो जो है वो यही है कि रामपुर सैसवान घराने की गायकी को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, और जो जड़ें जुड़ी हुई हैं वो कैसे आगे, शाखाएं जो हैं वो आगे जाने के बाद और फैलेंगी। वो होती हैं कि जब सामने वाले बंदे को हम खुद इन्फ्लुएंस करेंगे, अच्छा गाना गा के, अच्छी गायकी गा के, रियाज करके, मेहनत करके, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें हमें तो अभी ऐसा है ना, देखिए पैसे के बारे में सोचना ही नहीं। ये एक ऐसी खूबसूरत एक जर्नी है जिसमें इंसान जितना जितना उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उतना उतना उसका वोकल एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। अब चले आप सितार में भी ले लीजिए, आप सरोद में भी ले लीजिए, सारंगी में ले लीजिए, फ्लूट में ले लीजिए, आदमी बड़ा होता जाता है, जितनी उसकी उम्र बढ़ेगी उतना उसकी राग की जो सूची होगी या उस राग की जो सोच होगी, जो राग गाने का कैलिबर होगा उसका, वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये जिम्मेदारी का काम है, और ये जिम्मेदारी, अगर आप जिम्मेदारी इसके आसपास महसूस नहीं करते तो मत गाओ। मारे बांधे के लिए अगर आपको क्लासिकल म्यूजिक गाना है या सीखना है जस्ट फॉर फन, तो आप शास्त्रीय संगीत को सुनिए, कुछ बंदिशें याद करें और उसको गुनगुनाते रहें। मगर अगर आपको लगता है कि आपको प्रोफेशनली, जैसे मैं लेकर चल रहा हूँ उस चीज को प्रोफेशनली कि हाँ भाई इसमें करना ही है, तो बच्चों को तालीम देके, खुद तालीम हासिल करके, पुराने बुजुर्गों को सुन के, अच्छी बातें सुन के, और उनकी गायकी में क्या क्या अंग है, क्या क्या उनकी निकल बैठ है किसी राग को लेकर, वो सुन के जो है वो एक तरीके का ज्ञान प्राप्ति करके हम इस चीज को आगे लेकर जा सकते हैं। यानी रामपुर सैसवान घराने को या अन्य घराने के जितने भी कलाकार हैं वो गा बजा रहे हैं, अपनी मेहनत से कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी मेहनत है, सबको राग समझने का सबका तरीका या सोच अपनी अलग है। तो एक बहुत ही बड़ा एक आंसर है इस चीज के लिए कि ये तो मेहनत से ही है, क्योंकि ये करते की विद्या है, इसमें जितना आप डूबेंगे उतनी ये और ज्यादा गंभीर होती चली जाएगी। तो ये है सीन। और जैसे आपने जिक्र भी किया कि इस आर्ट में ये भी एक कला है, तो किस तरह से इसको अगर एज अ करियर देखना है तो क्या क्या चीजें जो है वो फोकस्ड होने की जरूरत है? रियाज सबसे पहले तो मेन जो सीन है वो सिर्फ और सिर्फ रियाज है। रियाज के अलावा कुछ है ही नहीं। अब रियाज ऐसा नहीं है कि आपने तानपूरा खोला और आपने सा लगा लिया तो रियाज है। रियाज करने का रियाज को लोग सिर्फ ये समझते हैं कि हाँ भाई यार सिर्फ तानपूरा चला दो और साथ में वो इलेक्ट्रॉनिक तबला आजकल आ गया है। आजकल की अब तो जमाना हो गया, 20-25 साल हो गए, वो टन 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 बजता रहेगा और उस पर पलटा लगा लोगे तो बस रियाज हो गया। रियाज करने का मतलब होता है कि यू शुड फील द साउंड। आपको एकांत में बैठ के रियाज करने की जरूरत है। और रियाज का मतलब यह है कि रियाज का मतलब सुनना भी है। तानसेन बनने से पहले कानसेन बनना जरूरी है ना। और जैसे मैं इसको थोड़ा सरल कर लेता हूं। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा कि भाई मैं कोई ऐसी संगीत की कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हूं कि ये मैं इतनी बड़ी बात बोलूंगा। बट छोटा मुंह और बड़ी बात का सिलसिला मैं आपके सामने कुछ नमूना पेश करूंगा। वो ये है कि मैं कैसे रियाज करता हूं। अगर ये कल को मैं इंटरव्यू डालता हूँ, ये पॉडकास्ट अगर मैं डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, या कुछ अगर आप कुछ मुझे कट करके दे देंगे तो मैं बताता हूँ कि मैं कैसे रियाज करता हूँ, जिससे कि झंझट खत्म हो। कि आप बच्चे पूछते हैं कि सर आप कैसे रियाज करते हैं। भाई मेरा रियाज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें। जैसे मेरे गुरुजी ने बताया है, गुलाम सादिक खान साहब ने, तकरीबन मैं आधे से 1 घंटा सा लगाता हूँ, क्योंकि अब वक्त की कमी है, चीज़ें 10 तरीके की हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि आजकल बच्चों के ऊपर बोझ भी अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। उन्हें डांस भी करना, उन्हें गाना भी गाना है, उनकी पढ़ाइयाँ भी चल रही हैं, उनकी लिखाइयाँ भी चल रही हैं। बट जो मैंने रियाज किया वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि 1 घंटा सा लगाया। मगर जब सा लगाया तो मोबाइल यूज़ नहीं किया। आजकल क्या डिस्ट्रैक्शन है, सा लग रहा है और मोबाइल चल रहा है, ठीक है। हालांकि जब मैं बच्चों को सिखा रहा होता हूँ क्लास में, जब मैं कुछ होता है तो मैं अपना काम कर रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ बच्चों से आप पूछिएगा, वो मैं कुछ ना कुछ कर रहा होता, लेकिन बच्चे कर रहे होते। बट मेरे बच्चे जो है वो मोबाइल नहीं चलाते क्लास में,
बिल्कुल शांत, सारे गामा पाधा नहीं सा चल रहा होता है, ठीक है। तो मैं सा लगाता हूँ, सुबह उठने के बाद आधा 1 घंटा सा लगाता हूँ। पानी होता है गर्म और उसके अंदर नींबू निचड़ा हुआ होता है और वो धीरे धीरे सिप करके सा पा सा चल रहा है, लेकिन मंद्र सप्तक का, नीचे का रियाज, नीचे के सुरों पे, सा से नीचे के, सा नी धा पा, तो पंचम लग रही है, दैवत लग रही है नीचे की, चीख चीख के नहीं गाना है एकदम शुरुआत में। और दूसरा अब आता है सुनने का रियाज। डेली रूटीन में मैं बड़े बड़े उस्तादों को सुनता हूँ, जिनसे मैं इन्फ्लुएंस हूँ, उनके नाम मैं बता देता हूँ। पंडित भीमसेन जोशी जी, उस्ताद राशिद खान साहब, और पंडित वेंकटेश कुमार जी, और अगर आप विदुषियों में नाम लेंगे तो किशोरी अमोनकर जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, परवीन सुल्ताना जी को मैंने सुना है। तो काफी बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों का गाना सुनेंगे तो वो भी एक रियाज है, सुनने का भी एक रियाज है। तो ये सब चीजें जब आप सुनेंगे फिर आप उसको एकांत में जाके फिर से अप्लाई करोगे अपने रियाज में, पर्सनल रियाज में। या जैसे मैं बच्चों को कहता हूं कि बेटा इस बंदिश को सुन के आइएगा। एक होता है रट्टाफिकेशन, जिसमें आप रट्टा लगा रहे हो, सखिए रियाली पिया बिन, वो एक रट्टाफिकेशन हो गया। राग यमन है, उसके अंदर क्या है उस चीज को महसूस करना, वो पहली क्लास में तो नहीं आता जी। 2-2, 4-4 साल लग जाते हैं, 5-5, 10 साल लग जाते हैं यही समझने में कि आप कितना राग गा लेंगे। यमन मैं आज गाऊंगा आपके सामने, तो अभी जो मैं यमन गाऊंगा क्या वो कल वैसा यमन होगा? उसकी कोई गारंटी नहीं है। सुर वही रहेंगे, लेकिन एक इंटेलेक्ट होता है ना कि यमन को किस तरीके से निभाया जाएगा। आज जो मैंने यमन गाई है उसकी कोई गारंटी नहीं है जी कि कल मेरा मूड बन गया यमन में तो वो कल भी उतना ही सुंदर था जो आज था। ये लोग नहीं समझ पाते। लोगों को लगता है हाँ जी सिर्फ रियाज कर लेंगे, सारे गमा पाधा निसा गुरु जी को घर पे जाके सुना देंगे और रियाज हो गया हमारा। हम तो रियाज, एक होता मारे बांधे का रियाज कि सर मैं बैठी या सर मैं बैठा और मैंने बैठने के बाद जो है वो सा लगाया था, और सा लगाने के बाद मैंने आपकी जो आपकी कराई हुई बंदिश है वो भी गा दी थी, और उसके बाद मैंने ताने भी कर ली थी, और वो मैं आपको सुना देता हूँ या मैं सुना देती हूँ। अच्छा बेटा सुना दो, ठीक है सुना दिया, हाँ बहुत अच्छा है, और गुरु ने भेज दिया वापस। दैट इज नॉट द सेटिस्फैक्शन आई वॉन्ट। आई वॉन्ट दैट टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन वेयर यू नो मैं जो बात और जो जज्बात अपने दिल में रखे हूं वो सामने वाला तुरंत पकड़े। कि अगर जो मैंने गंधार से पंचम में गया हूं तो वो जो गंधार से पंचम की जो इंटेंसिटी और वो जो मूड है वो सामने वाला क्लियर नहीं निकाल ले, और वो 1-2 शागिर्द हैं जो मेरे निकाल लेते हैं आपकी दुआ से। तो ये है। तो इट्स लाइक कि सिर्फ रियाज के साथ साथ इमोशंस पे भी इम्पोर्टेंट। आपको ना अपनी इंद्रियों पे काबू करना बहुत जरूरी होता है। आप समझे? रियाज करने का मतलब वही होगा ना कि मारे बांधे का रियाज, जैसे भाई बुजुर्ग कहते हैं ये मारे बांधा, यानी दिखावे के लिए रियाज कर लिया कि हाँ भाई हम गए थे और हमने तानपुरा बजाना शुरू किया और चल रहा है तानपुरा। एक होता है कि हाँ भाई गुरु जी देख रहे हैं कि हाँ यार बड़ा बच्चा बहुत अच्छा है, वो रियाज कर रहा है सिंसेरिटी से। सिंसेरिटी स्टेज पे पता चलती है। सिंसेरिटी जो है स्टेज पे पता लगती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आई वॉज अ वेरी डिसिप्लिन्ड चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग म्यूजिक। आई वॉज वेरी स्टबर्न। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, बहुत ही वाहियात क्रिकेट मैं खेलता हूँ, मेरे भाइयों से आप पता करिए। मैं स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ और मैं बहुत ही लेजी किस्म का इंसान हूँ। ये आप कल को अगर आप शिवानी को भी अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करेंगे तो उससे आप ज़रूर मेरी चीज़ें पूछिएगा कि वो कितनी परेशान रहती हैं। बट मैं जब रियाज करता हूँ तो सबसे ज़्यादा खुश रहता हूँ मैं, क्योंकि वो उठो और फिर रियाज करने लग जाओ तो आदमी सुस्त ही रहेगा, क्योंकि वो एक तरीके का मेडिटेशन है। कानों में सिर्फ तानपुरे की आवाज गूंज रही है और सरगम चल रही है, बच्चे आ रहे हैं और जबरदस्त गा रहे हैं। कोई दुर्गा गा रहा है, कोई यमन गा रहा है, कोई भोपाली गा रहा है, कोई पूरिया कल्याण गा रहा है। तो सारे टाइम जब आप रियाज सुनोगे तो यू आर ऑलवेज इन मेडिटेशन। तो कौन सा बंदा स्पोर्ट करेगा? तो मैं
क्रिकेट खेलता था और दादा घसीट के लेके आते थे, ए चलो रियाज करने को चल रहे हैं। तो मैं टांगे पटकता हुआ जाता था ऊपर, अच्छा चलो आज रियाज करना ही है। वो होता मारे बांधे का रियाज कि आज मन नहीं है। और एक सच बात बोलूं, ये आपकी ऑडियंस भी सुने, रियाज तब करो जब दिल से आवाज आए। एक होता है ना, जैसे हम कहते हैं कोई डायबिटिक पेशेंट है, यार मुझे ये सब चीजें खानी पड़ रही है, मुझे सलाद खाना पड़ रहा है, ये नहीं होना चाहिए रियाज में। रियाज शुड बी लाइक जैसे आपको भूख लग रही है, जैसे आपको प्यास लग रही है, जैसे आप सो रहे हो, वैसी रियाज होना चाहिए। ये नहीं है कि रियाज आपको करना पड़ता है। अब आप ये तो नहीं बोलती ना कि यार आज मुझे सोना पड़ेगा, या आज मुझे खाना ही पड़ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। वो तो रूटीन है जी, आप खाए पिए बिना जिंदा ही नहीं रह सकते, ऐसी रियाज है मेरे लिए तो। नीड काइंड ऑफ कि मतलब ये एक नीड है। अब ये एडिक्शन नहीं कहेंगे उसको, ये एडिक्शन इज समथिंग एल्स, नीड इज समथिंग एल्स। दिस इज द नीड ऑफ, है ही वो तो एक रूटीन बन चुका है ना। अब वो क्योंकि ऐसा नहीं है, देखिए दाल रोटी करने के लिए मैं अगर बोलूं कि हाँ भाई दाल रोटी सब्जी आ रही है घर में, तो उसके लिए रियाज करना जरूरी है। रियाज इज ऑल अबाउट मेंटेनेंस, रियाज इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। आप किसी से भी पूछेगा कि मैंने भी जॉब करी है, मैंने कुछ 5 साल टी सीरीज में जॉब करी थी, नोएडा। अच्छा, जॉब करी थी, बट वहां भी बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस मिला, मजा आया, बच्चों को सिखा के। एक अलग जर्नी है वो, उधर उसमें बॉलीवुड म्यूजिक सिखा रहे हैं, उसमें तरह तरह के फिल्मी गानों में भी जो है वो मैं घुस रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो मजा आता था उसमें, बड़ा मजा आता था। बच्चे, और मेरे बच्चे क्या, वो मेरे दोस्त ही थे सब, क्योंकि सब हम उम्र थे। बड़ी छोटी सी उम्र से मैंने 18 साल की 17 साल की उम्र से ही थोड़ा जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि पापा कहते थे, पापा तो ये कहते थे कि यार तू ना स्ट्रगल ना कर, मैं हूं तेरे लिए, जब तक मैं हूं मैं करूंगा। बट मेरे को थोड़ा ये चीज पसंद नहीं आती। मैं सोचता हूँ कि नहीं, जो भी हो, अगर मेरी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो मैं खुद करूँ। हालांकि उसके लिए उसके ड्रॉबैक्स इतने हैं कि आजकल परेशानी उठानी पड़ती है, बट ठीक है, सही है। तो रियाज इज ऑलवेज द नीड। मारे बांधने का रियाज नहीं करना, बैठना नहीं है उसके लिए, ये है उसके लिए, उसको करना है। वो आपके सांसों की तरह, आपके सांसें जो चल रही हैं वैसे रियाज होना चाहिए, मारे बांधे का नहीं। करने के लिए बैठोगे तो आप करते ही रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे अभी थोड़ा सा मैं शिफ्ट होती हूँ आपकी फैमिली पे, कि जैसे मैं आपके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, जब मैंने इसको देखा, सर्च किया, देन आपकी जो फैमिली है वो हार्मनी को भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब इंटरफेथ हार्मनी, राइट? कि आप लोग होली भी मनाते हैं, आप लोग दिवाली भी मनाते हैं, आप लोग ईद भी मनाते हैं, सब एक साथ। तो किस तरह से इस चीज में जो आपका जो संगीत का जो इन्फ्लुएंस है वो किस तरह से इम्पैक्ट हुआ है इन अ पॉजिटिव वे? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। 2 मतलब है इस सवाल के। इसका जवाब 2 मायने में निकल रहा है। एक है, सबसे पहला आपको मैं इसका आंसर देता हूं कि संगीतकार का कोई मजहब ही नहीं है। ये पहली बात है। एग्जैक्टली। क्योंकि उसका मजहब ही उसका गाना बजाना है। आज मैं सा लगा रहा हूं तो मैं खुदा से ऑलरेडी कनेक्टेड हूं, जैसे। और दूसरा है कि होली, दिवाली, ईद, बकरा ईद, ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो मेरे घर में शुरुआत से ही मनाए गए, क्योंकि दादा थे, पापा हैं, पापा के शागिर्द आ रहे हैं, गुरुजी सलाम वालेकुम, मिठाई लेकर आ रहे हैं घर पे कि भाई आज होली है, घर में होली भी मन रही है। दादा गए बाहर, सफेद कुर्ता पजामा, मुझे याद है कि मार्च में सफेद कुर्ता पजामा पहन के खान साहब निकलते थे और सामने होली मिलन होता था। जब मैं एशियाड विलेज में रहता था तो छोटा सिंह ब्लॉक में था, तो होली मिलन हो रहा है, तो दादा को भी इनवाइट किया जाता था, बाकायदा तौर पे उस टाइम पे इनविटेशंस आते थे कि आपको होली मिलन में आना है। तो गाना बजाना भी हो रहा है, वहीं होली खेली जा रही है, तो पूरे रंगीन माहौल, रंगीन मिजाज रहता था कि बस नाच रहे हैं, गा रहे हैं। घर पे आके शागिर्द जो थे वो रंग लगाते थे। और ऐसी दिवाली पे भी मिठाइयाँ आती हैं, सोन पापड़ी। तो ये चीज मैंने भी देखी, ठीक है। और ऐसा भी हुआ कि
ये तो हो गई घर की बात की, हाँ। मतलब घर में शागिर्द आए और शागिर्दों ने आके जो है वो गुरुजी को, मेरे दादाजी को मिठाई दी। और आजकल मेरे साथ भी ऐसा होता है कि घर पे आए और शागिर्दों ने मिठाई दे दी। तो मेरा तो कोई मजहब नहीं है। देखिए, सेकेंडली, हाँ, ईद और दिवाली जो है वो इसलिए ज्यादा मेरे यहाँ पे मनाई जाती है क्योंकि शिवानी शिवानी हर जगह छाई हुई है इस इंटरव्यू में। तो वो आई, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझको बोला कि नहीं यार मैं जो हूँ ये सब करूंगी, ऐसा नहीं है। और ना मैंने उसको कभी बोला कि नहीं यार मैं जब तक अलाउड नहीं करूंगा। ये सब बेकार बातें हैं। ये सब घर है, घर में अगर कुरान शरीफ है तो घर में जो है वो माता रानी की भी स्थापना है भैया, वो है। और मेरी और शिवानी की एक कॉमन बात ये है कि सरस्वती माता, जिन्हें हम माता रानी कहते हैं, वो हमारे ऊपर हमेशा से ही जिंदगी भर जो है मेहरबान रही है। तो उनका बाकायदा तौर पे पूरा मंदिर है और पूजा होती है। ईद पे भी होती है, दिवाली पे भी होती है। भगवान तो हर जगह है। और क्योंकि मैं मुश्ताक हुसैन खां साहब का जो हूँ वो पर पोता हूँ, मुश्ताक हुसैन खां साहब के घर में हर जुमेरात को, यानी थर्सडे, हर जुमेरात को जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उस पे धूनी दी जाती थी अगरबत्ती लगा के। ऐसा मेरी दादी से मैंने सुना है। जी। तो संगीतकार एक इबादत करने के लिए आया है, भक्ति। और ऐसा आप मेरे रागदारी में भी देखेंगे कि हजरत निजामुद्दीन औलिया पे भी बंदिशें हैं, बुजुर्गाने दीन पे भी बंदिशें हैं, 22 ख्वाजा के भी ऊपर भी बंदिशें हैं, मेरे पीर सरकार हसनी मियाँ साहब के ऊपर भी बहुत बंदिशें हैं जो मेरे दादा ने लिखी हैं। और ऐसे ही तोरे बिना मोहे चैन नहीं ब्रज के नंद लाला। अब नंद लाला का जिक्र हुआ तो किसका हुआ आप बताएं? भगवान कृष्ण का है। भैरव राग है, सुमिरन कर नित राम नाम का, राम नाम हरे सब दुख तेरे। ये बच्चे बंदिश गाते हैं आजकल। तो भगवान राम और कई ऐसी बंदिशें हैं जिसमें बुजुर्गाने दीन की मैंने जैसे बताया, और राम की बंदिशें हैं, भगवान राम की, कृष्ण जी की बंदिशें हैं। भैरवी राग गाते हैं तो वो पूरा राग ही उनके ऊपर बेस्ड। तो मैं तो भक्ति कर रहा हूँ जी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा भी कि संगीत आपके लिए भक्ति की तरह है, वही आपकी इबादत है। वही मेरी इबादत है। और उसी हिसाब से फिर घर में जो है वो दिवाली पे, अब इसमें हंसी मजाक भी आ जाएगी, दिवाली पे भी मेरा बिल फटना है, ईद बकरा ईद पे भी बिल फटना है, क्रिसमस पे भी होना है। अच्छा, सब जगह है। अच्छा। सब कुछ होगा, बढ़िया है। लेकिन मेरे घर में जो है वो गाना बजाना जो है वो गाना बजाना सबको सिखा देता है। रंग बिरंगा माहौल है, सबको आना है। ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड एवरी टाइम। जैसे अभी आपने बंदिशों का जिक्र किया तो कुछ आपकी आवाज में कुछ बंदिशें। भैरव की एक बंदिश, क्योंकि अभी तानपुरा तो मुनासिब नहीं है, बट मैं कभी कभी ऐसा है कि कुछ ऐसे भी गा लेना चाहिए। तो पापा की बंदिश है गुलाम अब्बास खान साहब की, एक अभी रिसेंटली उन्होंने 1-1.5 साल पहले बनाई और मैंने सिखानी शुरू करी। बड़ी अच्छी बंदिश है, राग भैरव में है। तो वो सुनाता हूँ। सुमिरन कर नित राम नाम का, सुमिरन कर नित राम नाम का, राम नाम हर सब दुख तेरे, राम नाम हरे सब दुख तेरे, सुमिरन कर नित राम नाम का, जो तू जप ले नाम वो प्यारा, छट जाएगा दुख अंधेरा, दास रसिक
रटे शाम सवेरे सुमिरन करन राम नाम का। बहुत खूब, ये बहुत खूब, बंदिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे एज अ म्यूजिशियन आपका कोई एक गोल या आपका कोई एक ड्रीम, यार ये तो करना है, कोई एक ऐसी चीज? देखिए, हम म्यूजिशियंस वी आर वेरी सिंपल पीपल। बहुत ज़्यादा एक मेरा तो, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा सिर्फ ये कि मैं अच्छा गाना गाऊं और ऐसा गाना गाऊं कि वो लोगों के दिल से कनेक्टेड रहे। ये एक बहुत छोटा सा गोल है, मगर ये एक, क्योंकि ये एक फिलोसफिकल बात हो गई, लेकिन अब जो मेरा गोल है उसके बारे में बताता हूं। देखिए, छोटा गोल है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, जो नॉर्मल सबकी मिडिल क्लास फैमिलीज के गोल है। मैं चाहता हूं एक तो अच्छा घर हो, एक और साथ में जो है वो अच्छी गाड़ी हो, एक और शास्त्रीय संगीत में मिनिमम तो देखिए, अब ये तो नसीब के ऊपर होता है। देखिए, गाने बजाने के साथ साथ खुदा अगर नसीब दे, रामपुर सैसवान घराने में, हमारे घराने में बहुत सारे लोगों को, शायद पूरे सभी घरानों की लिस्ट अगर आप निकालेंगे, सबसे ज्यादा पद्मा अवार्ड जो है वो हमारे घराने में। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि, ना मैं ये कहूंगा अभी ऑडियंस को या आपको भी कि मेरी गायकी कुछ इतनी ज्यादा जबरदस्त हो गई है कि मुझको पद्मश्री पद्म भूषण मिल जाए, बट एक सपना है कि जैसे मेरे बुजुर्गों ने शास्त्रीय संगीत में नाम कमा के एक पद्मा अवार्ड लिया, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड लिया, वैसे ही अगर खुदा ने मेरा गाने में अगर उतने चार चांद लगाने की मुझे बख्शा कि अगर चार चांद लग गए मेरे गाने में, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी पद्मश्री या पद्म भूषण जैसे बहुत ही बड़े बड़े अवार्ड्स चाहता हूं कि, एक सपना है कि मिले। मगर जैसा चल रहा है वो चल रहा है, बट उस गोल को लेकर मैं गाना नहीं गा रहा, ये भी एक बात है। मैं गा रहा हूं अपने बुजुर्गों के लिए और अपने समझ लीजिए यही सब कुछ है। तो संगीत के अलावा और क्या पसंद है आपको? संगीत के अलावा मुझे घूमना बहुत पसंद है और अकेले घूमना भी पसंद है, वाइफ के भी साथ घूमना पसंद है, मम्मी पापा के साथ घूमना बहुत पसंद है। उसके अलावा मेरे कुछ अटपटे शौक हैं जो कि हर लड़के के होते हैं, जैसे कि प्ले स्टेशन खेलना अच्छा खाली टाइम में, और खाने का बहुत शौक है। खाने का बहुत शौक है, उस ईटिंग हैबिट से तो मैं परेशान ही हूँ। हर हफ्ते में 2-3 बार जो है वो बाहर का आना चाहिए बेहतरीन। यही शौक है, गाने बजाने के अलावा और कोई ज्यादा शौक नहीं है। जैसे कहा जाता है ना कि इफ यू आर, मतलब आप गाना गाते हैं, जब आप इस लाइन में हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वॉइस, कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ जी, होता है। कैसे मतलब? देखिए, गाना मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ ठंडा पीना बहुत हानिकारक है, जो कि मैं पीता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। बट जो है ना, यानी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंडा, जैसे आइसक्रीम हो गई, या बहुत ही ज्यादा ठंडा चिल्ड एकदम बर्फ से पानी, अब जैसे गर्मियां आ रही हैं तो बर्फ खोला बोतल और सीधा चढ़ा गए, दैट इज हार्मफुल। डायरेक्ट आपके गले पे लगेगा, क्योंकि गाने बजाने वालों की जो नसें होती हैं, क्योंकि हमारा ऐसा है ना कि गिटारिस्ट है कोई या तबला वादक है, तो तबला वादक ये नहीं सोचेगा कि यार मुझे आज ठंडा खाना है या मेरा आज गला खराब है, तो उससे तबला बजाने से क्या मतलब है? तबला तो वो बजा रहा है, उसकी उंगलियां काम कर रही हैं, लेकिन गाने के लिए तो हमारा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी यही है ना, तो उसके लिए ज्यादा चीखना चिल्लाना नहीं है, ठंडा बर्फीला खाना नहीं खाना, मतलब कुछ भी, जैसे पानी ठंडा पी लिया। हमारे लिए तो मेन ये है कि चाय कॉफी करते रहो, गाना बजाना करते रहो, बस। ठंडा कुछ ज्यादा मैं ज्यादा नहीं लेता कुछ ठंडा, तो हाँ ऐसा तो है, ऐसा है, वरना गला खराब हो जाता है, मेरा तो हो जाता है, क्योंकि मुझे साइनस की भी प्रॉब्लम है, तो जुकाम एकदम पकड़ लेता है, और अगर एक बार जुकाम आ गया तो बहुत बुरा हशर हो जाता है। जैसे अरिजीत सिंह का एक इंटरव्यू था,
जिसमें उन्होंने बोला था कि ये मेरी आवाज है नहीं जो भी आप सुन रहे हैं, इस आवाज को ये आवाज को मैंने तोड़ा है, मीन्स मैंने इसको बनाया है। तो ऐसा कुछ रहता है? हाँ ऐसा है। देखिए गाना आप सीख रहे हैं, ये गायकी से रिलेटेड है, ये वॉइस कल्चर से रिलेटेड सवाल है। उन्होंने अपने जैसा उन्होंने बोला, हाँ मैंने भी सुना है। हाँ, ये हाँ, हाँ। आपको मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने अपने दादा को सुना हुआ या उस्ताद राशिद खान साहब को सुना, बड़े गुलाम अली खान साहब को सुना, अच्छे गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब को सुना, कमाल हमारे घराने के। मैंने क्या किया, मैंने कुछ थोड़ा बहुत ही आप समझ लीजिए कि उनकी गायकी से उनकी खूबसूरत खूबसूरत बातें ली और अपने आवाज में ढाल ली। अब जैसे अरिजीत भाई ने बोला होगा कि मैंने अपनी आवाज को तोड़ा, हाँ उनका, क्योंकि देखिए अगर आप जैसे मैं टी सीरीज में था, मैं सुनाता था गाने, बच्चों को बताता था कि हाँ भाई उन्होंने ऐसा। अब बिनते दिल है, वो मूवी थी ना पद्मावत, उसका गाना, वो कितना ही क्रेजी गाया उन्होंने, मतलब क्या ही कहने। और उस चीज को ऐसे गाया उन्होंने, बड़े ही अरेबिक अंदाज में गाया है। दूसरा उन्होंने जो है वो गाना गाया है, तुझ संग बैर लगाया, ऐसा रहा ना मैं फिर अपने जैसा, बहुत बच्चों को पसंद आता। उसमें देखिए आप उसकी आवाज, उनकी आवाज कैसी है। फिर उन्होंने एक गाना गाया है दिल चीज तुझे दे दी, तो उसमें कितना क्रेजी उछल उछल के गाना गा रहे हैं, उस पर फिल्माया गया है। और जैसे कि कितने सारे गाने, तो उन्होंने क्या किया उसमें, हम क्या सीखते हैं उससे, कि हर मूड का उन्होंने अलग अलग तरीके से ये दिखाया कि हाँ भाई ये अगर रोमांटिक गाना है तो इसको ऐसे गाया जाएगा, सैड गाना है तो इसको ऐसे गाया जाएगा। तो उन्होंने अपनी आवाज को तोड़ा, अलग अलग आवाजों को अलग अलग। उनका कोई भी अगर आप गाना सुनेंगे ना, उनकी तारीफ करने की बात यह है कि उनको अगर आप कोई भी गाना देंगी तो अलग ही हिसाब से गाएंगे। कोई भी गाना उनका मैंने ऐसा नहीं देखा, आवाज एक है लेकिन जो सोच है गाने की और गाने का गायकी का उनका तरीका है वो बहुत डिफरेंट, अलग अलग उसमें। तो शायद मैं उस बात से यही रिलेट कर पा रहा हूँ। हाँ उनका अगर रियाज के पर्सपेक्टिव से उन्होंने कोई बात बोली होगी कि यार मैंने अपनी आवाज को तोड़ा है, तो वो उनकी अपनी प्रॉपर उस चीज को अगर वो बताएंगे दर्शकों को कि हाँ यार मैंने इस तरीके का रियाज किया, तो वो लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। बट जहां तक मुझे पसंद आया कि उन्होंने जो तोड़ने की बात करी है अपने गले को, वो इस चीज से करी होगी कि भाई इस गाने को मैंने इस तरीके से निभा दिया, इस गाने को अलग से, तो अलग अलग चीजों को तोड़ तोड़ के मैंने अपनी गायकी को ऐसे ऐसे करके दिखा। और ऐसे मेरे साथ भी है कि मैंने बड़े बड़े उस्तादों को सुना है, बड़े बड़े लोगों की गायकी से इबरत हासिल करी है कि यार अगर मुझे इस आर्टिस्ट का ये गाना पसंद है, ये राग पसंद है, तो मैं क्यों ना, हमीर है जैसे राग, या जैसे अभी आजकल मेरे दिल में चढ़ा हुआ है कौसी कांगड़ा राग है, तो उस्ताद राशिद खान साहब ने भी गाया है, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब ने भी गाया, पंडित वेंकटेश कुमार जी ने भी गाया, पंडित उल्लास कशालकर जी ने भी गाया, बड़े बड़े नाम हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का बहुत ज्यादा फेवरेट लग गया, बट कुछ उल्लास जी ने गाया तो मैंने उधर से उठा लिया, कुछ राशिद खान साहब ने गाया तो उधर से उठा लिया, ऐसे ऐसे करके एक चीज को ब्लेंड करके मैंने अपनी गायकी में गाने की कोशिश करी। दैट इज समथिंग न्यू, आई जस्ट वॉन्ट टू प्रोजेक्ट। उससे शायद लोग ये ना, मतलब ऐसा है कि लोगों को कितना वो समझ आ रहा है या लोगों को वो कितना नया लग रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं। क्या पता लोगों 50% लोगों को ये लगे कि हाँ ये तो सुना सुनाया ही है और ये इन्होंने ऐसे ही गा दिया, एक कौसी कांगड़ा जैसे गाया जाता है। बट कुछ लोग मुझे ये भी कॉम्प्लीमेंट देते कि यार जो तुमने ये बात कही है ये अब तक किसी से मैंने सुनी नहीं। तो ये है, ये बात है सारी। अच्छा, तो जैसे अभी जैसे आपने राग का जिक्र किया, कोई आपका पसंदीदा राग? पसंदीदा तो सारे ही हैं, जिस राग को अच्छे से निभाया जाए वही मेरा पसंदीदा राग हो जाता है। 2023 और 24 में मुझे जो था वो शुद्ध कल्याण पसंद आ गया था बहुत ज्यादा, मतलब मुश्किल राग है थोड़ा, बट उसको मैंने खूब गाया एक साल जम के। अभी जैसे कौसी कांगड़ा है वो गा रहा हूँ, उसको बार बार कहीं ना कहीं गाता हूँ। बट जो मेरा फेवरेट राग रहा है वो मेरे हिसाब से दो हैं। वो एक तो पूर्वी है और एक
जो है वो आपका यमन है। तो ये दो मेरे राग फेवरेट हैं, पूर्वी, राग पूर्वी और राग यमन। राग यमन तो वैसे सभी का फेवरेट होता है। अभी मेरा यहाँ पे मान लीजिए मुझे म्यूजिक की कोई समझ नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं जानना चाहूँ कि जो राग के आपने अलग अलग नाम लिए, तो किस तरह से ये जो नाम होते हैं वो डिसाइड होते हैं, क्या रहता है इसके पीछे का? इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। राग पूर्वी, राग यमन, राग मधुवंती, ये किसी ना किसी फैमिली से आ रहे हैं और उस फैमिली को हम गायकी की या गाने की लैंग्वेज में कहते हैं थाट, THAAT, थाट। 10 तरह के ठाट हैं हिंदुस्तानी में, वेरस कर्नाटिक म्यूजिक में 72 किस्म के ठाट हैं। उन ठाटों के नाम मुझे नहीं मालूम, बट जो 10 ठाट है वो जो हिंदुस्तानी में है और जिससे ख्याल गायकी या ध्रुपद धमार निकले हैं, उनकी जो थाट है वो 10 है। 10 फैमिलीज में से के अंतर्गत कई 15, 20, 30, 40, 50 राग निकले चले जा रहे हैं राग। तो जैसे हमारी फैमिली है, आपका पूरा नाम क्या है? दीपिका जोशी, है ना, दीपिका जोशी, और मेरा नाम है गुलाम हसन खान। तो खान फैमिली एंड जोशी फैमिली। तो राग का मतलब किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूं। एक तो राग का मतलब हो गया, राग एक मूड है, ठीक है। लेकिन अब अगर जोशी फैमिली के ट्रेट्स क्या है कि जैसे आपकी बहन होंगी, आपके कोई ब्रदर होंगे, तो कभी कभी अमूमन हम कह देते ना कि यार ये तो उस फैमिली से लग रहे हैं, है ना, या ये इनकी बिटिया लग रही है, शायद आपकी शक्ल आपके पापा से मिलती है, ऐसे बोल देते ना हम, या आपकी शक्ल आपके वालिद से मिल रही है। मेरे पापा के बारे में कहते थे कि गुलाम हसन तो बिल्कुल आप पर ही गया है, आपकी जैसी शक्ल है उसकी। मैंने बोला अच्छा। तो आप समझ लीजिए ऐसे ही आप हो गई भैरव थाट और मैं हो गया कल्याण थाट। तो भैरव थाट से निकले हुए आप भैरव फैमिली से हो गई, और भैरव थाट में आ गया खुद का राग भैरव आ गया, या एक नट भैरव हो गया। तो शायद आपके पापा राग भैरव है और मेरे पापा जो है वो राग यमन है। तो यमन का बेटा या उसका बहन भाई हो गया भोपाली। कुछ फैमिली के ट्रेड्स है, जैसे नीरे गा मा दा ने सा ने दा पा मा गा रे सा, तो मध्यम और निषाद हटा दो, यानी मा और नी, ये मा और नी हटा दो तो सारे गा पा धासा रह गया, सारे गा पा धासा धा पा गा रे सा। तो यमन की बहन हो गई भोपाली, क्योंकि वो कल्याण थाट से है। तो उसको निभाने का तरीका या उसकी गायकी में जो कुछ कुछ कल्याण थाट के फ्रेजेस आएंगे वो भोपाली बनाएंगे उसे, उसको यमन से कैसे अलग करोगे। ये एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल बात है, शायद बहुत लोगों को समझ नहीं आएगी। तो इसके लिए तो पूरी प्रॉपर एक इंसान को तालीम समझ लेनी पड़ती है, आप समझी। तो जैसे मैंने आपके बारे में बताया कि आपके वालिद जो है जोशी जी जो है वो भैरव हो गए, तो आप नट भैरव हो गई या आप बैरागी भैरव हो गए। तो उसमें ऋषभ लग रहा है लेकिन शुद्ध लग रहा है, आपके पापा में ऋषभ कोमल लग रही है। बट कुछ ऐसे एलिमेंट है कि धैवत लगाने का, यानी धा लगाने का जो तरीका है वो बिल्कुल आपके पापा के ऊपर पड़ा है आपका, या आपके पापा से मिलती, मतलब एक तरफ इंसान चल रहा है और एक तरफ राग चल रहा है। तो राग भी बिल्कुल इंसान की तरह ही है, उसको उस तरीके से निभाया जाएगा, उसके मूड को उस तरीके से करा जाएगा कि वो लगे कि हाँ दिस इज द मेन पर्सनैलिटी। ओके, हाँ, ये जितने भी संगीतकार हैं वो समझ लेंगे, आपको शायद अभी चीजें वही मैं जानना चाह रही थी। ओके ओके ओके, थोड़ा पेचीदा मामला है वो। जब आप किसी रोज आपका मन करेगा क्लासिकल म्यूजिक सीखने का, तब आपके जो उस्ताद जी होंगे वो आपको ये अच्छे से समझा पाएंगे इस बात को, क्योंकि आपका मूड वैसा होगा ना कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सीखना, तो आओ चलो इसके बारे में हम कुछ हासिल करें। ये है। वरना अगर आपको रागदारी के बारे में समझना है या सुनना है तो आप राग परिचय भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अच्छा बताया कि अगर मान लीजिए किसी को जानना है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, तो कौन सी ऐसी बुक्स है जो पढ़नी चाहिए? बहुत सिंपल, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो राग परिचय ले लीजिए आप, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, ये किताबें आप पढ़ लीजिए। उसमें बड़ी ही डिटेल्ड में लिखा हुआ है, सबको बहुत डिटेलिंग है उसमें, और 4 किताबें हैं और ये अमेजोन पे अवेलेबल है। अच्छा। आप जाइए वो खरीद लीजिए, आराम से बैठ के पढ़िए, और अगर दिल कर जाए संगीत सीखने का तो आपके पास आ सकते हैं जरूर, इंशाल्लाह।
जैसे हम बात करते हैं ना कि जब भी आप परफॉर्म करते हैं या तो उसमें क्लासिकल प्योरिटी के साथ साथ जो आजकल मॉडर्न चीजें हो रही हैं, तो दोनों में किस तरह से बैलेंस करके आप चलते हैं? नहीं, आप कॉन्सर्ट के लिहाज से बात कर रहे हैं? हाँ, कॉन्सर्ट के लिहाज से। देखिए, बैलेंस तो एक ही रहेगा, क्योंकि अगर मेरा कोई मुझे सुनने आ रहा है, अगर लोगों को पता है, पीपल आर अवेयर, इफ गुलाम हसन खान इज परफॉर्मिंग समवेयर देन ही विल बी परफॉर्मिंग क्लासिकल ओनली। उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि उसमें कुछ बॉलीवुड गाना गा दूँ या कुछ ऐसा गा दूँ कुछ जो ऑडियंस जो है वो नॉर्मल ऑडियंस को भी समझ। मेरी ऑडियंस जो बनी हुई है, टचवुड, भगवान के आशीर्वाद से, वो मुझे सुनने आती है, सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक सुनने आती है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोगों को ये पता है, मैंने अपनी एक ऑडियंस बना रखी है और लोगों को पता है कि हाँ भाई मेरे को यही सुनने को मिलेगा और इस आदमी से मैं यही सुनूंगी, तो ये तो अच्छी बात है ना, कि मुझे इस बात को लेके एक तरीके का सेटिस्फैक्शन है। आई एम सेटिस्फाइड दैट पीपल आर अवेयर दैट दे आर कमिंग टू लिसन टू मी, एंड मैं जो उनको सुनाऊंगा वो बड़ी ही तबीयत से सुनेंगे उसको, और उसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे कि नहीं यार आपको ये भी गाना चाहिए था, या हमें कुछ अरिजीत सिंह का या आतिफ असलम का गाना नहीं सुनाया आपने, वो नहीं बोल पाएंगे ये बात। तो ये तो मेरे लिए समझ लीजिए कि मैंने उतना नाम किया है कि लोग जानते हैं कि हाँ यार इस आदमी से यही मिलेगा, और लोग छोड़ छोड़ के आते हैं, अपने काम छोड़ छोड़ के आ जाते हैं। जैसे अभी कुछ मेरा एक परफॉर्मेंस था, तो उसमें कुछ लोगों ने, लेजर वैली में गुड़गांव में प्रोग्राम था अरिजीत जी का, तो लोगों ने पेमेंट भी कर रखी थी 5-8 हज़ार रुपए की वहां के कॉन्सर्ट टिकट्स खरीदने के लिए, बट उन्होंने वो कॉन्सर्ट ही छोड़ दिया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इरिस्पेक्टिव ऑफ एन आर्टिस्ट की उन्होंने मेरे चक्कर में छोड़ दिया, दैट इज नॉट गुड ना, बट उन्होंने ये बोलकर आए कि नहीं सर हमें जो है वो कुछ ऐसी गायकी सुननी थी। अरिजीत जी का तो बार बार कॉन्सर्ट आता रहेगा और यहाँ पे वो आते रहते हैं, तो हम उनका टिकट बाय करके भी आपको सुनने आए। तो ये मेरे लिए या मेरे म्यूजिक के लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग मुझे समझ रहे हैं। उसमें कुछ मिलावट नहीं है कि आज अगर मैंने कोई राग गा दिया उसके बाद मुझसे कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करता, तो वो बैलेंस तो बना ही हुआ है कि मुझे करना है। हाँ, मेरे साथ ऐसा है कि अगर जैसे कोई नॉर्मल महफिल तकरीब है तो उसमें मैं हार्डकोर क्लासिकल नहीं गाऊंगा जी। अगला बंदा बोलेगा कि यार ये क्या कर रहे हो, उसके लिए भी मेरे पास पूरी डायरी मेंटेन्ड है, और मैं ऐसा परफॉर्म कर देता हूँ कि अगर मैं गजल भी गा लेता हूँ, और क्योंकि मैं ट्रेंड इस तरीके से हुआ हूँ कि मैं क्लासिकल भी गा लूंगा तो मैं गजल गायकी भी गा लेता हूँ, और मैं फिल्मी गाने भी गा लेता हूँ। मुझे आतिफ असलम जी बहुत पसंद है, बचपन से सुनता आ रहा हूँ। मुझे के बहुत पसंद है, और लता मंगेशकर जी के तो बचपन से गाने सुनते आए हैं, क्योंकि उस ज़माने में ऐसे गाने बने थे जो सुन के इंसान बहुत अच्छे से तैयार कर सकता है। बाकी शिवानी है घर पे तो वो इस चीज़ से हटने देती, वो बॉलीवुड बहुत ज़बरदस्त गाती है। तो सब कुछ माहौल ही है। अगर आज मन नहीं है तो मैं अभी जब भी गाड़ी चला रहा होता हूँ तो मैं नॉर्मल ऐसे ही गाने सुनता हूँ, नॉर्मल बॉलीवुड सॉन्ग सुनता हूँ। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं नहीं सुन पाऊंगा या सिर्फ शास्त्रीय संगीत सुनता हूँ। सब कुछ सुन लेता हूँ, सब कुछ गा भी लेता हूँ, सब कुछ सुन भी लेता हूँ। यही जैसे आपका जो घराना है उसने म्यूजिक इंडस्ट्री को कई शागिर्द दिए हैं जी, है ना, तो उसके बारे में मुझे बताएं। पद्म विभूषण उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, वो बहुत ही लर्नेड आदमी रहे हमारे घराने में, और उन्होंने सोनू निगम जी को, हरिहरन जी को, शान जी हैं, शान को भी सिखाया उन्होंने, AR रहमान साहब को, और तमाम जितने भी बड़े बड़े, इनफैक्ट लता जी का आप एक इंटरव्यू देखिएगा जिसमें लता जी ने भी बोला है कि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब से लता जी ने भी तालीम ली है। और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो एक्ट्रेस के बच्चे हैं वो भी गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के शागिर्द रहे, उनके बच्चों के, हमारे मामुओं के शागिर्द रहे। बहुत ही उन जैसी शख्सियत तो हिंदुस्तान में बहुत ही कम आई है, और मैं खुद अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि भाई हमारे घराने के इतने बड़े उस्ताद, उन्होंने जो है वो बहुत काम किया है क्लासिकल म्यूज़िक के लिए। और अभी
मेरी वाइफ शिवानी जो है उनके ऊपर पीएचडी भी कर रही है। तो उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बॉलीवुड में जैसे मैंने बताया ना कि ऐसा है कि सोनू निगम जी हैं, जो आप उनकी गायकी सुन रहे हैं, या हरिहरन जी हैं, या रहमान साहब हैं, शान जी हैं, आप देखेंगे वो जो उनके उस्ताद जी ने यानी गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब ने जो उनको रियाज करना सिखाया, वो अब तक वही फॉलो कर रहे हैं और आप उनका रिजल्ट देख ही रही हैं कि क्या है। तो बहुत अच्छी बात है कि रामपुर सैसवान घराने से ये सब आर्टिस्ट, बॉलीवुड भी जुड़ा हुआ है रामपुर सैसवान घराने से, तो बड़ी अच्छी बात है। यही है। अब जाते जाते जो हमारे यंगस्टर हैं या फिर जो इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ख़ास तौर पे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी उनसे सिर्फ और सिर्फ यही गुजारिश है कि अच्छा गाना बजाना सुने वो। और देखिए, कोई भी गाना बजाना बुरा नहीं होता, मगर अगर आपको सिर्फ शास्त्रीय संगीत सीखना है तो आपको डेडिकेशन से टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। यानी ऐसा है ना कि आप सीख तो सखी एरी आली पिया बिन वाली बंदिश हैं या मन हर लीनो सीख रहे हैं, और जब आप क्लास से फारिग हुए तो आपने सीधा ईडीएम लगा के शुरू कर दिया और धाएं 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 गाड़ी के स्पीकर बज रहे हैं और नाच गाना हो रहा है, उससे नहीं सीख पाओगे। क्योंकि अगर जैसे आपने बोला ना कि शास्त्रीय संगीत सीखने वालों को आप क्या मैसेज दोगे, कि अगर आपके दिल में जो है वो कुछ और चल रहा है और दिमाग से आप शास्त्रीय संगीत सीखना चाहते हो तो नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज यही है कि भाई शास्त्रीय संगीत सीख रहे हो तो ज़रा गायकी सीखना शुरू करो और गायकी सुनना शुरू करो। एक एक घंटे का आपको पेशेंस सिखाता है शास्त्रीय संगीत, धैर्य सिखा रहा है आपको शास्त्रीय संगीत। आप इतने काबिल हो कि आपने अपनी मुंह से तो जुबान से तो बोल दिया कि सर आप मुझको पूरिया कल्याण सिखा दीजिए, और आप पूरिया कल्याण का 50 मिनट का रेंडिशन भी नहीं सुन सकते, तो फिर आप तो नहीं सीख सकते। बिल्कुल ब्लंट, यू आर नॉट eligible to learn classical music. That's it. If you want to learn classical music, then have some patience of at least 10 years to become an artist. क्योंकि बहुत लंबा सा है, इसको मैं और खींच देता हूं। और बोलिए, गुरु शिष्य परंपरा का मतलब लोग नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे। अब मुझे नहीं पता वो कब तक समझेंगे, और इसको आप इंपॉर्टेंट होकर चलाइएगा भी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। गुरु शिष्य परंपरा को लोग हलवा समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो 5-8 हज़ार रुपये फीस दे देंगे और गुरु को खरीद लेंगे, उनका जो मन करेगा वो सीखना शुरू कर देंगे। बहुत से बच्चे आते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, उनके गले से सांप निकल नहीं पा रहा है और उन्हें सीखना जो है मारवा है, पूरिया है, सोहनी है। अरे मजाक थोड़ी है यार। सारे गामा पाधा नीसा लगाते हुए कसम खुदा की मैंने अपने पापा को देखा है, इतने बड़े आर्टिस्ट होने के बावजूद भी आज भी सारे गामा का पलटा लगाते हैं, क्योंकि बेसिक सेंस खत्म हो गया लोगों में शास्त्रीय संगीत को समझने का। बेसिक सेंस ही नहीं है। उन्हें लगता है कि हाँ जल्दी से जल्दी हम मालकौस सीख लेंगे और हम यादावत मोहे पी की बतियां की बंदिश गा देंगे तो उसका मतलब हम एस्टैब्लिश क्लासिकल सिंगर हो गए। 3-3 साल सीखे हुए बच्चे जो आजकल उस्ताद बने बैठे इंस्टाग्राम पे और सिखा भी रहे हैं, 50-50 60-60 हज़ार रुपए महीना कमा रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा सीखा हुआ हूं, लेकिन हाँ जी, मैंने अपनी जिंदगी के 26 से 27 साल दिए हैं। अभी मेरी 30 साल की उम्र है, मैंने 27 साल अपनी जिंदगी के दिए, ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे सिखाया, मेरे दादा ने मुझे सिखाया और कई आर्टिस्टों से, मेरे गुरुओं ने, मेरे बहुत सारे, यानी मैंने फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक में से बंदिशें ली। मेरे जितने भी प्रोफेसर हैं मैं उनको हमेशा से धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मुझे ये तमीज़ सिखाया कि झुमरा तिलवाड़ा में कैसे बंदिश भरी जाती है, यमन को आप पूरिया कल्याण से कैसे अलग कर दोगे। ये मेरे बुजुर्गों ने, मेरे प्रोफेसर्स ने सिखाया मुझको। और दूसरी बात, आई एम लॉयल टू माई उस्ताद। मैं ये कहूँगा कि गुलाम अब्बास खान साहब ने और गुलाम सादिक खान साहब ने मुझे ट्रेनिंग दी, बट गुलाम अब्बास खान साहब मेरे पापा हैं। मेन तालीम मैंने उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब से हासिल करी है। पापा ने मुझे ज़िंदगी के लाइफ लेसन सिखाए, बेटा किससे कैसे तमीज़ से बात करी जाती है, पैसा कमाना सिखाया, लोगों को समझना सिखाया पापा ने, मम्मी ने।
गुरु तो सभी हैं, लेकिन जो मेन गुरु है जिसने मेरी जिंदगी में मुझे सब कुछ ही दे डाला, उनके मरते, आप समझ लीजिए आज 2025 चल रहा है, 2016 में गुजरे थे तो 9 साल हो गए गुजरे हुए। मई में मेरे दादा को गुजरे हुए 9 साल हो जाएंगे। आप ये सोचिए 9 साल में एक बार भी मैंने किसी और उस्ताद से गाना नहीं सीखा और गायकी को खुद मेंटेन किया। क्यों? क्योंकि मैं अपने उस्ताद जी के लिए लॉयल था। और ये सब सोचना तुच्छ है कि आज हमने यमन की बंदिश एक उस्ताद से सीख ली तो दूसरे, आजकल के बच्चों में ये फिटकार है कि आज एक गुरु से 2-3 राग सीख लिए तो बोर हो गए, अब चलो किसी दूसरे उस्ताद से सीखते हैं। तम तकरीबन गुरु को कपड़ों की तरह पहन लेते हैं, आज ये उतारा ये पहना, ये उतारा ये पहना। क्या हो रहा है इससे? ये इससे गंदगी हो रही है, इससे डिके हो रहा है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय से, और फिर वो पूरमपार आर्टिस्ट नहीं बन पाता। आज भी बच्चों को मैंने देखा 7-7 गुरुओं से सीखा हुआ है। वो गुरु मतलब गुरु से सीख नहीं ने, वो उन्होंने गुरु को रखा हुआ है कि हाँ भाई हमने गुरु रखा हुआ है। उन्हें ये समझ लिया कि वो बास्केटबॉल सिखा देगा। गुरु शिष्य परंपरा इज अ डिसिप्लिन। एक इंस्टीट्यूशन से आप सीख रहे हो और एक इंस्टीट्यूशन से सीख के आप कुछ काबिल बन पाओगे, वरना नहीं बन पाओगे। और गुरु के इमोशंस जुड़े हुए थे। जब गंडा बांधते ना, देखिए मेरे पापा ने बांधा है, ये देख रहे हैं आप, मैंने देखा ये मेरे पापा ने बांधा हुआ है। उनकी मोहब्बत है ये उसमें मौजूद। आप कसम से मैं आपको एक बताऊं तो एक लौंडा आया मेरे पास, एक लड़का, मैं उससे नाराज हो गया। मुझे ये पता चल गया, उन भाई साहब ने मुझे बता दिया कि ऐसे ऐसे आपका एक शागिर्द आया गुलाम हसन भाई, और उसने आके मुझसे गंडा बनवा लिया। अब क्या है ना, मुझे उससे प्रेम है, प्यार है मुझे उससे। प्यार का कोई मायना, अब देखिए जैसे हस्बैंड वाइफ में रिश्ता होता है ना कि लॉयल्टी होती है, लॉयल्टी सिर्फ एक जगह एग्जिस्ट नहीं करती है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में एग्जिस्ट नहीं करती। लॉयल्टी गुरु शिष्य परंपरा में भी एग्जिस्ट करती है। ये पापा का बांधा हुआ गंडा है, ये खुल नहीं सकता पापा जब तक दूसरा नहीं बांध देंगे। इसे मैं कैंची से नहीं काट सकता। उस लड़के ने जाके उन भाई साहब से गंडा बनवाया। मैंने बोल दिया उसको, मैंने बोला बेटा तुझे अच्छा लग रहा है, चल तू उसके पास जाके सीख ले, उनके पास जाके सीख ले, वो भी बड़े गुणी है। नहीं नहीं भैया मैं तो आप ही से सीखूंगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भैया ऐसा है कि मैं तो आप ही से सीखना चाहता हूं। उसने मेरे आके माफी मांगी, मेरे पैरों में गिर गया वो आके, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता। उसने लिया मेरे सामने गंडा काट दिया, ऐसे उंगली से खड़ाक से तोड़ दिया। तो आप सोचिए कि उस गुरु ने जो बांधा होगा वो गंडा, मैं तो गुरु होकर खुद ही नीचा महसूस करने लग गया। और उसने जो गंडा काट दिया उसका, या कैंची से खटाक से काट दिया, उससे क्या हुआ? उससे उसके भी इमोशंस चले गए और आज वो किसी रुतबे ही नहीं। रुतबे पहुंचने के लिए एक गुरु का होना ही जरूरी है। और अगर आप एक गुरु के नहीं हो सकते तो आप क्या है, माँ बाप के क्या होगे? हाँ मेरे गुरुजी पास जब है, अब लोग मुझे ये कहते थे कि गुलाम हसन भाई आपने तो बहुत ही सालों का रियाज किया हुआ है। रियाज का फिर वही क्वेश्चन आ गया ना कि रियाज एक तपस्या है। मैं कोई तपस्वी नहीं अपने आप को घोषित कर रहा है इसमें, या मैं कोई बहुत बड़ी महान शख्सियत नहीं हूं। ये एक बेसिक डिसिप्लिन है यार, दिस इज बेसिक डिसिप्लिन। रियाज आपके साथ ताउम्र रहेगा। ये रियाज आप मेरे कब्र में भी, अल्लाह मुझे सलामत रखे, लेकिन कब्र में भी जाता है रियाज आपके साथ। जैसे आपके खानदान का शिजरा जाता है, मुसलमानों में खानदान का शिजरा जाता है, एक बुकलेट जाती है खास में कि हाँ अगर ये जो है वो गुजरे हैं तो ये इनके पोते थे, ये इनके पोते थे, एक पूरी चेन चली आ रही है। तो इनके परदादा नगरदादा कौन थे, एक पूरा शिजरा चला आ रहा है नियाजियों का या घराने का या किसी का, एक फैमिली की एक बॉन्ड चली आ रही है, शिजरा कहते हैं उसे। शायद मैं गलत हूँगा, कुछ और भी वर्ड हो सकता है, बट जहां तक मुझे पता है, मैं इन सब चीजों में ज्यादा हूं नहीं, मतलब ये कर लिया वो कर लिया, मैं थोड़ा कूल आदमी हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो ऐसी ही है, एक गुरु से सीखा। ये नहीं कि आज आपने रामपुर सैसवान घराने से सीख लिया, आपका काम बन गया तो आप किराने घराने में जाके चले गए। ये नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ एक घराना है, रामपुर सैसवान घराने से ही सीखा है, तो उतना ही है। काम पड़ा याद आया मौला वाली चीज नहीं है। गुरु को मेरे बच्चे मुझे खुद ही कॉल करके कहते थे गुरुजी आपकी याद आई, आ जाओ यार। अब बच्चों मिठाई लेके आ रहे हैं, चिप्स चल रहे हैं और
और पार्टी हो रही है, बच्चे आए हैं भाई, प्यार उसे कहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का मतलब ये भी नहीं है कि आपने सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक सीखा और आप गुरु को 50 साल के लिए भूल गए। शागिर्द रोज आते हैं, शागिर्द हर हफ्ते आते हैं, मेरे शागिर्द आते हैं, ये है बस। तो सीखने का जो ये इतना लंबा सवाल जो हुआ, इसका इतना बड़ा जवाब है, एक इतना बड़ा जवाब कि यू शुड बी लॉयल, देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। यहाँ पे एक और सवाल फिर, जिस तरह से आपने जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा है उसको निभाया, और आज जिस तरह से आप देखते हैं कि आज के वक्त में गुरु और शिष्य की जो परंपरा है उसमें क्या अंतर आ गया है? वही बता रहा हूँ ना मैं कि ऑनलाइन अलग गुरु रखा है भैया। देखो सिंपल सी बात है, यही लैंग्वेज यूज करूंगा मैं कि ऑनलाइन गुरु रखा हुआ अलग, ऑफलाइन आ रहे हैं, मुझसे सीख रहे हैं, शिवानी से सीख रहे हैं। शिवानी कुछ सिखा देंगी, मैम आप हमें बॉलीवुड सिखा दीजिए, सर आप हमें क्लासिकल म्यूजिक सिखा दीजिए। चलो इसमें भी एक बात है कि दो गुरु हैं, दो गुरु से ही सीख लो, क्योंकि मैं और शिवानी तो एक ही हैं। शिवानी भी रामपुर सैसवान घराने को फॉलो करती है और मैं भी बनारस घराने को फॉलो करता हूं। उससे भी मुझे सीखने को मिलता है, वो भी मुझसे सीखती है, सीखने को मिल रहा है ना ये। अब जब एक ही साथ एक ही इंस्टीट्यूशन में, जिसका नाम हम दोनों ने उसमें भी शिवानी ने ही नाम रखा है, देखो हमारी अकेडमी धैवत आरंभ, तो इसमें क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जी। अब यहां आपको क्लासिकल म्यूजिक की तालीम दी जाएगी, मगर बच्चे हैं, चलो हम थोड़ा इसको थोड़ा लाइटर वे में भी एक्सप्लेन कर देंगे, तो बेटा तुम बॉलीवुड भी सीख लो, बट एक ही गुरु से। अगर वो शिवानी से सीख रही है तो वो मैं भी उसका गुरु हूं, अगर मेरे से सीख रही है तो शिवानी उसके गुरु माँ ही है। गुलाम अब्बास खान साहब उसके गुरु ही है, गुलाम सादिक खान तो बाप दादा से ही तो चलता आ रहा है सब कुछ। तो ये है। लेकिन आजकल ऑनलाइन के लिए पता चला किसी बंबई में किसी से ऑनलाइन क्लास चल रही है, या कलकत्ता से किसी उसमें चल रही है ऑनलाइन क्लास, और एक तरफ जो है वो हमसे सीख रहे हैं। तो ये माहौल हो गया है कि 30-35 गुरु हैं एक बच्चे के। तो आप ये बताइए कि जब वो स्टेज पे चढ़ेगा जाके, तो वो ये शिकायत करेगा कि हमारे गुरुओं ने हमें कुछ नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि एक गुरु के हुए ही कब आप, जब एक गुरु के होते तो आपको पूरी गायकी बताता। तो ये कहना है। तो आजकल ये माहौल है। एज ग्रुप क्या रहता है जो आपके वहां सीखने आते हैं? मेरे यहाँ पे एज ग्रुप जो है वो 5 साल से शुरू हो जाता है। मतलब कितने तक का? ये कोई क्राइटेरिया नहीं सेट कर रखा है। म्यूजिक इज फॉर ऑल, म्यूजिक इज फॉर एवरीवन। तो साल की उम्र का बच्चा भी आ रहा है, तो वो ऐसा है कि आके उसके मम्मी पापा ने हमसे बोल दिया कि हाँ सर ऐसा है कि आप आ जाइए और हम आपके पास आ रहे हैं, और आप मेरे बच्चे के गंडा बांध दीजिए, मेरे बच्चे को बिठा दीजिए अपने पास। तो कोई एज ग्रुप नहीं है। मेरे दादा से 70-75 साल के उनके बड़े, उनसे भी उनकी हम उम्र के लोगों ने भी गाना सीखा है। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ जी। मैं अपने पसंदीदा राग में से एक बंदिश सुनाता हूँ, राग पूर्वी की, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो मेरा पसंदीदा राग, एक बंदिश सुनाता हूँ आपको। जी जरूर। पिया न बेलरा पाया, पिया न बेलरा पाया, हजरत निजामुद्दीन महबूबे लाई। 22 ख्वाजा का सर बरसाया, पिया न बेलरा पाया, पिया न बेलरा पाया, पिया न बेलरा पाया, पिया पिया न बेलरा पाया।
ए, दूध पूत और अन धन लक्ष्मी, दूध पूत और अन धन लक्ष्मी, अल्लाह में लाया सब सुख पाया, पिया न बेलरा पाया, पिया न बेलरा पाया। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बहुत ये है शुक्रिया। बंदिश जो है, ये बुजुर्गाने दिन पे ये बंदिश है, तो ये थोड़ी सी आई। जी जी। जैसे मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो इसमें जो हिंदुस्तानी शब्द है, इसके अंदर क्या क्या जो चीजें हैं वो समाहित है? दो तरीके की गायकियां हैं। अब एक हेडिंग आ गई है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, उसकी दो शाखाएं हैं, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक। हिंदुस्तानी गाया जाएगा नॉर्थ इंडिया में और कर्नाटिक गाया जाता है साउथ इंडिया में। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इज डिफरेंट, कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक इज डिफरेंट। ऐसे ही इनकी गायन शैलियां भी हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद धमार सबसे प्राचीन और ख्याल उसके बाद आता है, और उसी में ही अगर हम लाइट क्लासिकल में या सेमी क्लासिकल में चले जाएंगे तो थुमरी, दादरा, टप्पा, भजन ये आते हैं, कजरी है। और ऐसी ही जो हमने मास्टर्स में और बीए में पढ़ा, क्योंकि मैं उस गायन शैली में बिल्कुल भी नहीं हूं, जिसका नाम है कर्नाटिक क्लासिकल। तो पल्लवी, जावली, तिल्लाना, गीतम, वर्णम, ये कई तरीके की जो है शैलियां हैं जिसमें कर्नाटिक में बहुत बड़े दिग्गज कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। तो ये दो अलग अलग शाखाएं हैं। तो ये है, और बस यही है। और हमारे हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ने तराना इजाद किया था। तो तराना और तिल्लाना ये सेम चीजें हैं। तो तिल्लाना इज इन कर्नाटिक क्लासिकल, तराना इज इन हिंदुस्तानी क्लासिकल। तो हिंदुस्तानी नॉर्थ, कर्नाटिक इज साउथ। दैट इज द मेन डिफरेंस। और गायकी तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। वो भी राग बेस्ड है, ये भी राग बेस्ड है, बट उनके में रागम है, हमारे में राग है। उनके में तालम कहते हैं, यहाँ पे ताल कहते हैं। उनकी अगर कोई गवैया है उनके यहाँ पे, तो उनके यहाँ पे यानी कर्नाटिक में जो उसकी संगत होगी वायलिन से होगी और मृदंगम से होगी या घटम से होगी, है। वहां जो है वो वीणा है, यहाँ पे सितार है। अब गायकी में अगर गाने में ही देखेंगे तो मैंने बताया ना कि वायलिन पे और घटम पे या मृदंगम पे उनकी संगत होती है, अकम्पनीमेंट। यहाँ पे किस पे होगी? तबले पे होगी, सारंगी पे होगी, है। तानपुरे हैं, उन पे भी है, हमारे में भी है। और यहाँ बाजा होता है, हारमोनियम, उस पे संगत होती है। ऐसी वहां पे सितार है, यहाँ पे सितार है हिंदुस्तानी में, वहां पे वीणा है। तो सुरबहार भी है वहां। तो ये कुछ थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, वरना सब कुछ हिंदुस्तान का ही है, इंडिया का, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। जी, जैसे अभी आप क्या देखते हैं कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में क्या चैलेंजेस हैं, और व्यूअर्स के साथ साथ जो आपसे सीख भी रहे हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? चैलेंजेस तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, या तो देखिए वो बहुत ज्यादा सुकून दे देगा, या इंसान को हैंड टू माउथ रखता है, रियलिटी बतानी चाहिए। क्लासिकल म्यूजिक वही बच्चे सीख पाते हैं, एक तो वो डिसिप्लिन होते हैं, दूसरा वो डिसिप्लिन के साथ साथ ये दिल में समझ लें कि जो है ना कि अगर उनको पैसा बहुत ज्यादा बनाना है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन पैसा आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप समझ लें कि बिल्कुल ही भीख मांग रहे हैं लोग, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपको एक डिसिप्लिन चूज करना है। और चैलेंजेस तो ये है ही कि प्रोग्राम कम मिलेंगे, आपको धैर्य नहीं छोड़ना। पैसा देखिए मेरे पास तो आता है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं आता, पैसे आते हैं, थोड़े कंपैरेटिवली कम आते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें काबिल लोग ही इस चीज को सुन पाते हैं। यहाँ कोई ऐसा माहौल नहीं है कि हाथों में जो है वो बियर की बोतल या शराब पकड़े हुए और गुलाम हसन खां का कॉन्सर्ट हो रहा है या शायद परवेज खान साहब का कॉन्सर्ट हो रहा है, लोग झूम रहे हैं, ये नहीं होता। ये इबादत का काम है,
यहाँ मिनिमम लोग आएंगे और मिनिमम पैसा मिलेगा उस हिसाब से, है नहीं? मास में चले जाओगे, रॉक बैंड में चले जाओगे, दिल से निकल रहा है सूफी, तेरे मेरे बात किसको सताओगे, मुझे किस तरह से नहीं, और शराब चल रही है, लड़के लड़कियां लोटे लगा रहे हैं जमीन पे, तो ये किस तरीके का सूफी हुआ? नहीं है। तो शास्त्रीय संगीत इज फुल ऑफ चैलेंज एंड धैर्य। और लोगों के जो आगे जाके बच्चे सीखना चाहते हैं या सीखते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? वो ये बनती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा इस शास्त्रीय संगीत को फैलाएं, इसकी गायकी को समझें, अपने बड़े बुजुर्गों से ये सीखें कि उन्होंने किस डिसिप्लिन से, ये डिसिप्लिन सिखाता है। ये मेडिटेशन और डिसिप्लिन का काम है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको अगर आप आगे लेके जाएं तो अच्छा गाना गाएं और रागदारी में जमकर रागदारी सीखें, तानकारी में ना चले जाएं। मैं फेमस हूं कि मैं ताने गाऊंगा, मेरी ताने सुनने के लिए 90% ऑडियंस सिर्फ मेरी ताने सुनने के लिए आती है। उन्हें मेरी विलंबित से या जो अलापचारी है उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, और उसी का पैसा दे देते हैं लोग। हाँ भाई गुलाम हसन भाई आए हैं, ताने सुनते हैं उनसे। ये नहीं होना चाहिए। पूरी पूरमपार गायकी सुनिए। तो पूरमपार गायकी सुनने की जिम्मेदारी या सुनाने की जिम्मेदारी ये बच्चों में भी आनी है। तो यही है बस। कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो, अभी आपका जो भी करियर रहा है उसमें कोई एक ऐसा पल, खास पल? अपने देश के राष्ट्रपति के सामने परफॉर्म करना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने 2007 में बुलाया था राष्ट्रपति भवन, और उसमें हम 3 जनरेशन्स गए थे, यानी मैं, पापा और दादाजी, हम तीनों गए थे। तो 3 जनरेशन का एक कॉन्सेप्ट, मेरे दादा जब तक जिंदा थे तो वो 3 जनरेशन लेके चलते थे कॉन्सेप्ट कि दादा बेटा पोता तीनों स्टेज पे बैठ के गाते थे। तो उससे ये पता लगता था कि हाँ भाई ये सिलसिलेवार तालीम के, ये दिखा रहे हैं सिलसिलेवार तालीम की ऐसे होती है कि दादा जो काम कर रहा है वही बेटा कर रहा है, और जो बेटा काम कर रहा है वो उसका बेटा काम कर रहा है जी। ये है। तो वो बहुत दिल के करीब है। 2007 में एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बुलाया था, हमें इनवाइट करा था स्पेशल कॉन्सर्ट राष्ट्रपति भवन। तो इस बातचीत को हम यहीं पे विराम देते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ गुलाम हसन खान, जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ शेयर की और हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूज़िक की अहमियत क्या है उसके बारे में हमने जाना। कैसे उनका घराना उस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है, उस परंपरा को वो खुद आगे बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में हमने उनसे जाना। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।